नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकॉनमी, और इंडियन इकॉनमी में अभी तक हम लोग 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो 7 लेक्चर ना देखे हो तो ज़रूर जाके देख लीजिए। रवीन एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको उपलब्ध होंगे। रवीन एकेडमी का एप्लीकेशन आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको और डिटेल में कक्षाएँ करनी है तो वो सारी कक्षाएँ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर ऑनलाइन क्लास से जुड़ी हुई कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना मैसेज डाल दीजिए या आप कॉल कर लीजिए, आपको सारा कुछ वहाँ पर गाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए, आज का हम लोग जो लेक्चर यहाँ पर शुरू कर रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और अब एक्चुअल में हमारी जो इकॉनमी है वो शुरू होगी। जिस तरीके के क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में पूछे जाते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन बनना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम पर। ये एक बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी होते हैं, लेकिन जब क्लास में पढ़ा देंगे तो कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं रहेगा। तो नेशनल इनकम पढ़ने के लिए हमें कुछ यहाँ पर टर्म्स की बात करनी पड़ेगी। टर्मोलॉजी हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहले। तो चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद यहाँ से जो भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं अभी तक, PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो फ्यूचर क्वेश्चन हैं जैसे बन सकते हैं, वो सारे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा हमारे इस लेक्चर से। ठीक है, तो नेशनल इनकम का टॉपिक शुरू करें उसके पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी पर बात करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टर्म डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी, ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? इसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक टेरिटरी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हम लोगों ने जैसे पॉलिटिकल टेरिटरी तो पढ़ी है, ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी वो भी हमने देखी है, पॉलिटिकल टेरिटरी भी देखी है, बट ये जो इकोनॉमिक टेरिटरी है ये क्या है, इसको देखते हैं। तो देखो, जैसे हम लोग ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात करते हैं तो ये हमारा इंडिया का मैप है, ओके, और ये मैप ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। तो ये हमारा इंडिया है और ये हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी थोड़ा सा अलग होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी अलग होगी। यहाँ पर लिखा है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। तो घरेलू और टेरिटरी का मतलब आप जानते हैं, हमारा जो बाउंड्री है ना, वो जहाँ तक हमारा साम्राज्य है, तो घरेलू। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है इसी के अंदर ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिमाग में तो उसको निकाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो है क्या फिर ये, उसी को तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ये है क्या। चलो देखते हैं। बहुत ध्यान समझना, वो चीज़ें जो हमारे देश के नाम से हैं, फिर से सुनो, वो चीज़ें जो हमारे देश के नाम से हैं, जैसे भारत की कंपनी, कोई भी कंपनी है, भारत की कंपनी बाहर जाकर काम कर रही है, तो भारत की कंपनी है ना, तो हमारे देश के नाम से है ना। तो वे चीज़ें जो हमारे देश के नाम से हैं, मैं लिख देता हूँ, वो चीज़ें जो हमारे देश के नाम से हैं, और हमने एग्जाम्पल क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको हमने बताया कि जैसे मान लो कोई हमारे देश की कंपनी है, यानी भारत की कंपनी, भारत की कंपनी, और ये कहीं बाहर जाके काम कर रही है, मतलब इसकी जो मतलब जैसे MNCs होती है ना, हेडक्वार्टर तो उसका किसी एक ही देश में होगा ना, उसके ब्रांच ऑफिस पूरे दुनिया में फैले होंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ में। वैसे मान लो भारत की एक कंपनी है, उसने अपना ब्रांच ऑफिस खोल दिया अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, दुनिया में कहीं भी, चूँकि आज तो हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी हो चुके हैं ना आजकल, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है
चूँकि हम क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, अब हम लोग ग्लोबल हो गए हैं, पूरे दुनिया के साथ जुड़ चुके हैं, तो हमारे देश की कंपनी कहीं भी जाकर अपनी ब्रांच बनाएगी, वहाँ पर काम करेगी। तो भारत की कंपनी दुनिया में कहीं भी अपना ब्रांच खोलती है। ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारत की बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक ब्रांच साउथ अफ्रीका में खोल दी, अपना एक ब्रांच ऑफिस ऐसे करके। तो है तो भारत के नाम ना। अब आगे सुनो, तो अगर ये कहीं बाहर काम कर रही है तो कहते काम कर रही थी इससे क्या, अरे यही तो हम समझाने जा रहे हैं। ये बाहर काम कर रही है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। हम यही तो बात आपको समझाने जा रहे हैं। तो अब समझ में आया। अब एक बार इसको हम शॉर्टकट समझा देते हैं। हमारे देश की कोई कंपनी है और दूसरे देश में, इस दुनिया में कहीं भी, इस ग्लोब में कहीं भी अपना ब्रांच बनाती है, वहाँ काम कर रही है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगी। क्लियर, समझा गया? अर्थात हमारी कोई प्रॉपर्टी यदि बाहर काम कर रही है तो वह हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। यानी इन और आउटसाइड द कंट्री, तो यहां पर आप नोट करके लिखो इन और आउटसाइड ऑफ द कंट्री। बस इतनी सी बात यहां पर नोट कर लेंगे। सारी डेफिनेशन इसी पॉइंट में है, सारी डेफिनेशन इसी पॉइंट में है। यानी हमारे देश के अंदर इन और आउटसाइड, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, कहीं भी हो इस दुनिया में कहीं भी हो, बस इतना बात याद रखो। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने दिया। तो इतनी बात क्लियर। अब और एग्जाम्पल देते हैं। तो सिर्फ एक हमने एग्जाम्पल दिया है, डेफिनेशन समझ में आ गई। ये जानते रहेंगे तभी आप नेशनल इनकम आगे समझ पाएंगे, डोमेस्टिक इनकम समझ पाएंगे, उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो समझ पाएंगे। ठीक है। तो अब जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे प्लेन ऑफ एयर इंडिया, जो एयर इंडिया का प्लेन है, जो हवाई जहाज है और भारत का है, और ये ऑपरेट हम ही लोग कर रहे हैं, मतलब भारत के ही लोग ऑपरेट कर रहे हैं। बट ये सेवाएं कहाँ दे रहा है? ये हमारे कंट्री के अंदर भी सेवाएं दे रहा है और ये अदर कंट्रीज में भी सेवाएं दे रहा है। तो एयर इंडिया है तो भारत के नाम ना, भारत का है, वो सेवाएं दुनिया में कहीं भी दे रहा हो तो वो सब हमारी क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और एग्जांपल देते हैं, जैसे एम्बेसीज मतलब जो हमारा दूतावास होता है। जैसे भारत का दूतावास अमेरिका में है, कनाडा में है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है, जापान में है, जर्मनी में है। तो वो है तो भारत के नाम ना, भारत का दूतावास है, वो दुनिया में कहीं भी हो। दूतावास एम्बेसीज बनाए जाते हैं ना फॉरेन रिलेशन डेवलप करने के लिए, तो वो एम्बेसीज भारत का है, तो भारत की वो इकोनॉमिक टेरिटरी है। मैटर नहीं करता है वो है कहाँ, एम्बेसीज तो बाहर ही होगा ना। अभी समझ लो अमेरिका का एम्बेसीज इंडिया में है, तो वो है हमारे देश के अंदर, बट है तो वो अमेरिका के नाम ना, तो वो अमेरिका की इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। क्लियर हो गई बात? एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। लेकिन अगर हमारी एम्बेसीज है और वो अमेरिका में है तो हमारे देश के नाम है, तो वो हमारी टेरिटरी में आएगी, मतलब हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। ओके, एक मिनट।
क्लियर इतनी बात। और एग्जाम्पल तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ। तो अब आप देखो जैसे कोई मछली पकड़ने वाला नाव है, शिप है, एनी फिशिंग वेसल या ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है ना, ONGC। अब ये गहरे समुद्रों में जाकर पेट्रोलियम की खोज करती है, और कोई जो फिशिंग वेसल होता है, मछली पकड़ने वाला जो शिप होता है, वो जाकर समुद्र में दूर जाकर मछली पकड़ता है। तो फिशिंग वेसल ऑयल इंडिया नेचुरल गैस ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर। ठीक है, अब आप देखो जैसे हमारा ये भारत है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे 24 नॉटिकल माइल ये वाला है ना, ये तो हमारा है। फिर इसके बाद 200 नॉटिकल माइल ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, यहाँ भी हमारा राइट होता है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल के आगे जब जाते हैं तो वो इंटरनेशनल सी होता है। इंटरनेशनल सी मतलब यहाँ पर ना हमारा राइट है ना किसी और का राइट है। तो अगर कोई मछली पकड़ने वाला शिप है और वो यहाँ से ये 200 नॉटिकल माइल की सीमा को क्रॉस कर गया, समुद्र में यहाँ चला गया, तो कहाँ आ गया? ये इंटरनेशनल सी में आ गया। कहाँ गया? इंटरनेशनल सी में। तो हमारे देश का जहाज है ना, वो यहाँ आ गया, तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी होगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो हमारे देश का है। ONGC यहाँ जाके पेट्रोलियम की खोज करे, इंटरनेशनल सी यानी हमारी जो बेस लाइन है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल के और आगे चली जाए, वहाँ पर पेट्रोलियम की खोज करे, वहाँ पर काम करे ONGC। तो वो चूँकि ONGC हमारी है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडिया की है, तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी है। और आपको इतना बताने के बाद हमें नहीं लगता है कि आपको कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा। तो वो चीज़ें जो हमारे देश के नाम से हैं और दुनिया में कहीं भी जाके काम कर रही है, कहीं भी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो ये तो हमने बता दिया कि कौन कौन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। ये भी थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको ये और पक्का हो जाएगा। क्लियर? तो डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। एम्बेसीज ऑफ एब्रॉड, मतलब कोई विदेशी एम्बेसीज है और वो भारत में है, वो जापान की है, जर्मनी की है, अमेरिका की है, कनाडा की है। तो जो दूतावास कनाडा का भारत में होगा तो वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा, वो किसकी होगी? वो कनाडा की होगी। क्लियर? बात आपको समझ में आ गई? और जैसे और एग्जांपल कोई ले लो, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, UNO है, WHO है, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो हमारा थोड़ी ना है। अगर वो उसकी कोई ब्रांच है कहीं भी है तो वो हमारा नहीं है ना, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ओके, क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये क्यों समझना था डोमेस्टिक टेरिटरी? क्योंकि जब हम नेशनल इनकम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम ये नाम लेंगे, और जब ये नाम लेंगे तो फिर आप सोचेंगे अरे ये क्या है। तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा नागरिक यानी सिटीजन, वो तो हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में सिटीजन पढ़ा है, सिटीजनशिप पढ़ा है। यहाँ पर एक टर्म हम सिटीजनशिप भी आप भी देखेंगे, और हमें देखना है एक नॉर्मल रेजिडेंट। ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होगा? नॉर्मल रेजिडेंट, ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? सामान्य निवासी। हिंदी में क्या कहेंगे? सामान्य निवासी। सामान्य निवासी।
नॉर्मल रेजिडेंट। ये क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बंदा जो एक पर्टिकुलर कंट्री में रहता है और सारे काम वही करता है, सारे काम वही, और जहाँ रहेगा काम तो वही करेगा ना। कुछ लोग ऐसे नहीं होते, रहते कहीं और है, काम कहीं और हो रहा होता है, ठीक है। खैर, तो कोई एक बंदा जिस पर्टिकुलर कंट्री में रहता है वहीं पर सारे काम करता है। काम का मतलब यहाँ जो सेविंग कर रहा है, मतलब कोई भी अपना एक्टिविटीज़ कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उससे जो सेविंग कर रहा है, वो सेविंग जो उसने बचत किया उसको यहीं पर इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि उस देश का नागरिक हो, ज़रूरी नहीं कि उस देश से पैदा हुआ हो, या ज़रूरी नहीं कि वो उस देश का नागरिक हो। इसके लिए लेकिन एक कंडीशन है, मोर देन 1 ईयर। मतलब ऐसा नहीं कि 15-20 दिन के लिए आया, महीने भर के लिए आया, 2 महीने के लिए आया, उसको इसमें नहीं काउंट करेंगे। मोर देन 1 ईयर मतलब 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा हो और सारे काम कर रहा हो, सेविंग कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, वो होता है सामान्य निवासी। अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री refers to an individual or an institution who ordinarily resides in a country for a period more than 1 year, ठीक है, जो मोर देन 1 ईयर यहाँ रह रहा हो, क्लियर, और सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर रहा हो, सेविंग से लेकर इन्वेस्टमेंट, सेविंग इन्वेस्टमेंट ये सारे काम कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सामान्य निवासी। अब यहाँ पर देखो कौन कौन हो गए, कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो शायद और समझ में आएगा। तो जैसे ये तो आपने समझ लिया कौन होगा, लेकिन अगर ये बता दें कि कौन नहीं होगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई आया टूरिस्ट, कोई फॉरेनर आया भारत में घूमने के लिए, यानी फॉरेन टूरिस्ट आया, विजिटर्स आए, कभी कभी आते हैं घूमने आते हैं, तो उनको आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहोगे। आप कहेंगे वो भी तो यही सारे काम करेगा जितने दिन रहेगा। अरे वो सिर्फ घूमने पर्पज से आया है, वो वर्क करने नहीं आया है, क्लियर, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई एम्बेसीज है इंडिया में, अमेरिका की, कनाडा की, जापान की, जर्मनी की, उसमें जो फॉरेन स्टाफ होगा उनका फॉरेन स्टाफ होगा ना। अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है मान लो, दूतावास, तो उसमें कुछ अमेरिका के लोग भी काम कर रहे होंगे ना। तो आप कहेंगे कि वो तो सर भारत में ही रहते हैं, तो वो तो फिर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए, वो नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये हो गया। और देखो कौन होंगे, अब जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, इसी एग्जाम्पल से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे और बढ़ते हैं, अगले टर्म पर चलते हैं। तो ये नॉर्मल रेजिडेंट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सिटीजन की। तो सिटीजन के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं, ये हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। तो इसमें जैसे अगर मेरा जन्म यहाँ हुआ, किसी का भी जन्म हमारे कंट्री में हुआ, तो सिटीजन हो गया, ठीक है। तो ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर, ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, अगर हमारा जन्म मान लो भारत में हुआ तो हम भारत के क्या कहलाएंगे, सिटीजन कहलाएंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, बाई सम लीगल प्रोविजंस, बाई सम लीगल प्रोविजंस। अगर हमें किसी कंट्री का सिटीजन होना है तो वहाँ के कुछ जरूरी नहीं कि वहाँ पर हमें जन्म लिया हो तभी होंगे, उस देश के कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं, कुछ विधिक प्रावधान होते हैं, उन विधिक प्रावधान को आप फॉलो करिए, आप वहाँ के सिटीजन बन जाइए। जैसे इंडिया में अब जरूरी नहीं कि कोई बाई बर्थ इंडिया का सिटीजन हो, बर्थ हुआ तो अच्छी बात है, आप सिटीजन हो, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, आप सिटीजन हो गए। लेकिन अगर आप भारत में जन्म नहीं लिया और भारत का नागरिक बनना है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ
प्रोविज़न है, पार्लियामेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स के तहत भी आप यहाँ के सिटीजन हो सकते हो। तो ये हो गया सिटीजन, क्लियर। और नॉर्मल रेजिडेंट, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, इतना क्लियर। तो आगे आपको नेशनल इनकम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट हो गया, सिटीजन हो गया, और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम, अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है ना वो इंग्लिश में ही रहेंगे, और फैक्टर इनकम को हम लोग हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा दिक्कत होगी। वैसे इसको कहेंगे कारक आय, कारक आय। तो ये थोड़ी सी टफ रहेगी, तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या है, इसको छोटे छोटे टर्म है, अगर ये क्लियर नहीं तो फिर हम लोग नेशनल इनकम नहीं समझ पाएंगे, तो इसको जानना पड़ेगा। फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम क्या होता है समझना ध्यान से। वो पैसा, ध्यान से समझो, वो पैसा जो कुछ काम करने के बदले हमें मिला है, बस सिंपल सी बात है। ये कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है। मतलब ये हम जानते थे कि हम कुछ काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, लेकिन उसको इकोनॉमी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसको इकोनॉमी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम, ये हम नहीं जानते थे, लेकिन अब जान गए। छोटा सा टर्म है ना, छोटी सी बात है, कितना परेशान करती है अगर नहीं जानते तो फैक्टर इनकम हो गया। तो जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, है ना, उससे जो हमें रिटर्न मिल रहा है, उसके बदले में हमें मिल रहा है, सर्विस दे रहे हैं उसके बदले में हमको मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे मिल रहा है, तो ये क्या है, फैक्टर इनकम है। अब यहाँ पर एक मज़े की बात ये है, इसको आप नोट में लिखिएगा। फैक्टर इनकम तो आपने समझ ली, अब यहाँ पर इसके नोट में आप लिखिएगा, जो फैक्टर इनकम होती है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्लियर। तो फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस। अच्छा हाँ, ये भी देखना पड़ेगा कि वो फैक्टर इनकम किसने कमाई। तो यहाँ पर नोट में आप लिखेंगे फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस, नॉर्मल रेजिडेंस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो सामान्य निवासी के द्वारा, सामान्य निवासी के द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब देखो इसमें कितने टर्म आ गए, सामान्य निवासी आ गया, और फैक्टर इनकम भी आ गई, और क्या आ गया, नेशनल इनकम आ गई। तो अभी आपको ये पता हो गया सामान्य निवासी कौन है, क्लियर, सामान्य निवासी कौन है, फैक्टर इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, अभी ये नहीं हमें पता है, अभी पढ़ाएंगे, लेकिन ये दो टर्म आपको पता हो गए। तो अब हमें ये पता हो गया कि नेशनल इनकम जब हमें निकालनी होगी तो हम सामान्य निवासी के द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न की गई वो उससे जोड़ देंगे। तो सामान्य निवासी कौन है और फैक्टर इनकम क्या है, ये तो हमें पता है ना, और अगर ये पता है तो इसको उठा के नेशनल इनकम में जोड़ दो, क्लियर। अब देखो हम एक एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, एक यहाँ पर एग्जांपल, जैसे मान लो एक भारत का कोई प्रोफेसर है और उसको बुलाया गया कैलिफोर्निया में स्पीच देने के लिए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में या ऑक्सफोर्ड में या कहीं भी। तो वो गया वहाँ पर लेक्चर डिलीवर करने के लिए, तो उसने लेक्चर डिलीवर किया। भारत का प्रोफेसर है ना, भारत का नाम है ना उसमें, तो वो क्या हो गया, सामान्य निवासी। काम कहाँ कर रहा है, दुनिया में कहीं भी करे, कैलिफोर्निया में करे, मैसाचुसेट्स में करे,
ऑक्सफोर्ड में करे, कहीं भी करे, भारत का है ना, तो वो क्या हुआ, सामान्य निवासी हुआ। गुड। वहाँ उसने लेक्चर डिलीवर किया और उसको वहाँ से पैसे मिले, उसने काम किया, काम के बदले में उसको कुछ मिला, क्या हुआ, फैक्टर इनकम। उसको कहाँ शामिल कर दोगे, देश की नेशनल इनकम में जोड़ोगे ना। तो अगर हम आपसे बोलें कि एक भारत का प्रोफेसर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गया और उसको वहाँ से $2 लाख, कितने मिले, $2 लाख उसको मिले, $2 लाख। तो वो $2 लाख बताओ क्या भारत की नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ ना, हुआ तो गुड, मज़ा आ गया, है ना, क्यों भाई, वेरी गुड। तो फैक्टर इनकम आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब ये बताओ, इसको हम उल्टा कर दे रहे हैं, अब हम इसको उल्टा कर रहे हैं। अमेरिका का प्रोफेसर भारत में बुलाया गया, है ना, भारत ने बुलाया कि आपको हमारे यहाँ आईआईटी में आपको स्पीच देना है, आपको लेक्चर देने। तो वो चला आया, अमेरिका का प्रोफेसर हमारे दिल्ली आईआईटी में आ गया, बुलाया गया, उसको इनवाइट किया गया। फिर उसको उसके बदले में 50 लाख रुपए दिए गए। तो 50 लाख रुपए हमारे देश की नेशनल इनकम होगी क्या, नहीं। वो चूंकि अमेरिका का प्रोफेसर था, वो अमेरिका का नाम लगा था उसके ऊपर, अमेरिका का ठप्पा लगा था, तो वो नेशनल इनकम फिर अमेरिका की होगी, अमेरिका की नेशनल इनकम में उसे जोड़ा जाएगा। आगे बात समझ में, क्लियर, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग ट्रांसफ़र इनकम पर। किस पर आते हैं, ट्रांसफ़र इनकम पर। ये कॉन्सेप्ट इतने गजब के कोई नहीं बताता है, आप देखिए कहीं भी देखिए, कोई नहीं बताता है। और जब तक हम उसको बेसिक से नहीं बताएंगे, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। और यूपीएससी में 2 क्वेश्चन नेशनल इनकम से मिलते हैं, प्रीलिम में, मेंस में तो आता ही आता है, प्रीलिम में 2 क्वेश्चन मिलते हैं। और ये चैप्टर अगर किसी का कमज़ोर रह गया तो अर्थव्यवस्था नहीं समझ पाएगा वो। तो हम आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेस से पढ़ा रहे हैं। और फिर यूपीएससी में कैसा भी क्वेश्चन पूछे, चैलेंज आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन आपने कंसंट्रेट होकर क्लास को सुना हो और होमवर्क किया हो, नोट्स बनाए हो। ओके, चलिए, तो अब हम बताते हैं आपको ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र इनकम। अब ट्रांसफ़र इनकम को हिंदी में क्या कहेंगे, हस्तांतरणीय लागत, नहीं आय, क्या बोलेंगे, हस्तांतरणीय आय, ये बोलेंगे इसको। यूपीएससी में हिंदी में भी देता है ना, तो इस तरीके ट्रांसलेट करके देता है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो एक बार आप इंग्लिश टर्म जरूर देख लेंगे वहाँ पे, क्योंकि हिंदी वाले टर्म यहाँ पर टफ हो जाते हैं इकोनॉमी में, जैसे साइंस है, कुछ टफ हो जाते हैं, तो आप इंग्लिश वाला टर्म जरूर देखेंगे। ट्रांसफ़र इनकम का मतलब क्या हुआ, अब जैसे हमने आपको बताया कि फैक्टर इनकम क्या थी, हमने काम किया, पैसा मिला, हमने सर्विस दी, हमें पैसा मिला, तो वो हमारी आय क्या हो गई, ट्रांसफ़र इनकम। तो जिस देश के व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफ़र इनकम की गई, क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर इनकम की गई होगी, वो उस देश की नेशनल इनकम में जोड़ी जाएगी। सीधी सी बात, अभी जो हमने सीखा। अब जो ट्रांसफ़र इनकम है, इसको उल्टा कर दो, जो अभी फैक्टर इनकम पढ़ा उसका उल्टा कर दो। उसमें क्या पढ़ा, काम किया, पैसा मिला, वो हमारी होगी फैक्टर इनकम, हमने उसको उठाया, अपने देश की राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया, यही तो सीखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऊपर वाला मेहरबान होता है, हमें बिना किए कुछ मिल जाता है ना, सुना है ना, भाग्य लोग बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, उसका भाग्य बड़ा अच्छा था, उसे सब कुछ मिल गया। तो भाग्य भरोसे जो मिल गया,
कुछ नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की और मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम। बिना कुछ किए इनकम हो जाए, लॉटरी लग जाए। समझ रहे हो? कुछ नहीं किया, कहते ऐसे कैसे होगा? हो जाता है। तो लेकिन कुछ किया नहीं, इनकम हो गई, ऐसी इनकम को हम रियल में इनकम नहीं मानते हैं भाई, और उसको नेशनल इनकम में जोड़ा नहीं जाता है। नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है, ध्यान से समझना। हमारा अगर कोई रेजिडेंट है, नॉर्मल यहाँ का निवासी है, और उसने कुछ भी नहीं किया और उसको मिल गया पैसा, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफ़र इनकम। और उसको देश की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं तो और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम जैसे मान लो कोई ओल्ड एज पेंशन, नहीं, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन दी जाती है ना। तो ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है, क्या वो कुछ कर रहे हैं उसके बदले? नहीं कर रहे हैं ना, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो वेलफेयर के लिए दी जा रही है ना, वेलफेयर है, कल्याण है, कल्याणकारी कार्य है। तो जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, जो इनकी अर्निंग होती है, उसको देश की राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, यही तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी तो इकॉनमी सीख पाओगे ना, ऐसे थोड़ी ना सीख पाओगे इकॉनमी। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बताते हैं और एग्जाम्पल। सोचो, आप लोग भी सोचो, जैसे स्कॉलरशिप में क्या कोई काम करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है ना। इससे भी तो आय होती है आय कि नहीं होती? बताओ, ये कैसी है? ट्रांसफ़र इनकम है। क्या नेशनल इनकम में इसको जोड़ोगे? स्कॉलरशिप वाला पैसा क्या नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा, ध्यान रखना। और जैसे देखो गिफ्ट में भी तो आय ही होती है ना, वो भी तो एक प्रकार का इनकम ही है ना। तो ये कैसी है? कोई काम किया तब मिला क्या? नहीं, काम नहीं किया, मिल गया। कैसा है? ट्रांसफ़र इनकम। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट समझो। काम ना करे, कुछ मिल जाए, वो आय कैसी होगी? ट्रांसफ़र। और उसने ट्रांसफ़र कर दिया आपको, आपने किया कुछ नहीं, है ना। किसी से हमने पैसे ट्रांसफ़र करा लिए, किया कुछ नहीं, क्या हो गया? लॉटरी लग गई, कुछ नहीं किया। क्या देश की राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी? नहीं जोड़ी जाएगी। क्लियर? ध्यान से समझना। तो ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ओके, चलो, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। आगे बढ़े। तो आज के क्लास में हम आपको बहुत बेहतरीन जो टॉपिक हैं, जो टर्म्स हैं, वो हम आपको सिखा रहे हैं, जो आगे आपका बहुत क्लियर होगा इकोनॉमी। ठीक, अब आगे चलते हैं, एक मज़ेदार टर्म सीखते हैं। एक टर्म मिलेगा जब हम नेशनल इनकम आगे पढ़ेंगे, फिनिश्ड गुड्स या फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। दो टर्म यहाँ सीखेंगे। देखो, गुड्स दो प्रकार के होंगे, टू टाइप्स ऑफ गुड्स, दो प्रकार के होंगे। एक होगा फाइनल और इसको फिनिश्ड भी बोलते हैं, फिनिश्ड। और एक होगा इंटरमीडिएट गुड। फिनिश्ड एंड इंटरमीडिएट, इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप लिखोगे अंत्य वस्तुएं, और इसको लिखोगे मध्यवर्ती वस्तुएं, फिनिश्ड, फाइनल, या दूसरी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है।
अब सोचो क्या होगा। अब फिनिश्ड का मतलब ये मत समझना खत्म हो गई जो, ये मतलब नहीं है। फिनिश्ड का मतलब हुआ या फाइनल गुड्स का मतलब हुआ कि जो कंज्यूमर के लिए कंज्यूम करने के लिए रेडी हो, जो कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम करने के लिए रेडी हो, उसको बोलेंगे फाइनल गुड्स, यानी वो फाइनल है, वो अब फिनिश्ड हो चुकी है, अब उसमें कोई प्रोसेसिंग स्टेप की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो एक शर्ट है, एक आप शर्ट, और ये शोरूम में है, ये कहाँ रखी है, ये शोरूम में रखी है, शोरूम में। ये क्यों रखी है, ये इसलिए रखी है कि कोई आएगा, पैसे देगा, वहाँ से उठाएगा और उसको पहनेगा, चल देगा, यानी ये कंज्यूम करने के लिए रखी है। क्लियर। तो शर्ट क्या हो गई, फाइनल गुड्स हो गई ना, फिनिश्ड गुड्स हो गई। अब इस शर्ट को बनाने के लिए इसमें धागा लगा होगा ना, धागा, तो धागा क्या होगा, धागा से शर्ट बनी, पहले कपड़ा बना होगा, फिर शर्ट बनी होगी। धागा सीधे शर्ट नहीं बन गई होगी, पहले इससे कपड़ा बना होगा। और धागा किससे बना होगा, कपास से बना होगा। किससे बना होगा, कपास से बना होगा। कपास से धागा, और धागा से कपड़ा, और कपड़ा से शर्ट। ये स्टेप है ना, स्टेप। तो अब ध्यान से समझना, कपास, धागा, कपड़ा, ये क्या है, ये हो गए इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्या हो गए, इंटरमीडिएट्स हो गए। तो अब इंटरमीडिएट गुड्स की परिभाषा देखो, डेफिनेशन देखो। फाइनल गुड्स को बनाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, यानी रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वो सब इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं। ये कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, इनकी भी प्रोसेसिंग होगी और फाइनल ये बनेगा, क्लियर। तो बात आपको समझ में आ गई, फिनिश गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, अब जैसे मान लो एक कोई किसी दुकानदार के पास, एक एग्जांपल देते हैं, किसी दुकानदार के पास स्टूल है अगर, ठीक है, और वे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, लेकिन यदि वह किसी व्यक्ति ने खरीद लिए तो वो क्या हो जाएंगे, वो फाइनल गुड्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कंडीशन क्या है, नेचर क्या है, बात आप समझो ध्यान से। किसके पास है, कौन उसको किस तरीके से यूज़ कर रहा है। अगर दुकानदार के पास कोई स्टूल है, चेयर है, तो उसे कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको खरीद ले गया, वो कंज्यूम करेगा, वो उसे यूज़ करेगा। तो वो वस्तु है किसके पास, ये भी देखना पड़ेगा। तो अगर स्टूल वही है, अगर दुकानदार के पास है तो वो फाइनल गुड्स नहीं है। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर उसे खरीद ले गया तो वो फाइनल गुड्स बन गई, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है। दूसरा उदाहरण सीखो, जैसे मान लो चीनी, अगर चीनी किसी मिष्टान बनाने वाले हलवाई के पास है तो वो चीनी इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों, क्योंकि उस चीनी से लड्डू बनाएगा। लेकिन अगर वही चीनी हम ले आए दुकान से तो हम सीधे उसको यूज़ करेंगे, तो वो हमारे लिए फाइनल गुड्स हो गई। तो कौन सी चीज़ किसके पास है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। क्लियर। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने आपको कैपिटल गुड्स बता दिया था। अब आते हैं हम लोग एक चीज़ समझते हैं, ग्रॉस वैल्यू।
अब देखो, जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर एक हम बात आपको बोलेंगे, उसकी डेफिनेशन में फाइनल गुड्स शब्द यूज होगा, फाइनल गुड्स शब्द यूज होगा। तो तुम समझो फाइनल गुड्स कितना ज़रूरी था समझना, सीखना। ओके, चलो। फिर वहाँ पर डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिक चीज़ नहीं पढ़ते हैं और सीधे जाकर नेशनल इनकम की डेफिनेशन रटना शुरू कर देते हैं। तो वो नेशनल इनकम की डेफिनेशन कभी आपको लर्न नहीं होगी और कभी नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आप नहीं सीख पाओगे। तो जब तक ये बेसिक छोटे छोटे टर्म है ना, ये नहीं सीखोगे तब तक कभी नहीं समझ पाओगे। वही मेरी कोशिश है सिखाना। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू की। ये बड़ा काम का है, ग्रॉस वैल्यू। इसको हम लोग हिंदी में कहें तो सकल, ग्रॉस को क्या कहते हैं, सकल, और वैल्यू तो मूल होता ही है, सकल मूल, तो ग्रॉस वैल्यू। और यहीं पर एक टर्म हम लोग सीखेंगे, नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू। अब ग्रॉस वैल्यू क्या होगा, देखो जैसे अब इसको हम लोग समझने के लिए इसका एक हम सिनोनिम्स यहाँ पर यूज करेंगे। इसको हम लिख देते हैं परचेजिंग वैल्यू। परचेजिंग वैल्यू। अब ये समझ जाओगे तुरंत। हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, जैसे हम कोई बाइक खरीद के लाए। अब कोई एक बाइक खरीद के लाते हैं, वो मान लीजिए 90,000 की एक बाइक लेके आए हम लोग, है ना। एक बाइक खरीदी, कितने की, 90,000 रुपीज़ की। तो वो क्या हो गई, परचेजिंग वैल्यू हो गई। तो ये तो हमें पता ही था, आपको परचेजिंग वैल्यू पता थी, ग्रॉस वैल्यू थोड़ी ना पता थी। तो जो जिसको हम लोग परचेजिंग वैल्यू कहते हैं, खरीद मूल्य, है ना, जिस पर हम उसको खरीदते हैं, वही तो है ग्रॉस वैल्यू। तो हम जानते थे, लेकिन इस नाम से नहीं जानते थे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो परचेजिंग वैल्यू से नहीं पूछा जाएगा, वो ये नाम देगा, ग्रॉस वैल्यू, और आप डर जाएंगे कि अरे ये क्या है। तो जैसे मान लो हमने कोई एक बाइक खरीद ली, क्लियर। अब इसी बाइक को हमने कुछ दिन बाद बेचा, कुछ दिन बाद बेचा, 1 साल बाद, 6 महीने बाद। तो 1 साल बाद बेचा तो इसका वैल्यू मिला, इसको हमने सेल किया, इसको हमने सेल किया 1 साल बाद। तो ये बिकी 50,000 रुपये की, 50,000। तो ये हो गई नेट वैल्यू। ये क्या हो गई, इकोनॉमी इसको क्या बोलता है, नेट वैल्यू। लॉस हुआ, लॉस हुआ, कितने का हुआ, 40,000, 40,000 का ये लॉस हुआ, माइनस हो गया। क्यों हुआ, कहेंगे आपने इतने दिन चला ली, चला ली तो क्या हुआ, अरे चला ली तभी तो कुछ हुआ। क्यों, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन हो गया, उसमें उसका जो इंजन है वो चल चुका है, उसकी लाइफ कम हो गई, लाइफ कम हो गई तो वैल्यू कम हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। समझ में आ गया। तो अब देखो इसका एक फार्मूला बना देते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला बनाते हैं ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का। यहाँ पर मैंने लिखा ग्रॉस, चलो यानी यहाँ लिखता हूँ, एक फार्मूला देखते हैं ग्रॉस वैल्यू, और यहाँ पर लिखते हैं नेट वैल्यू। अब ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ हमें बढ़ना है, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ जाना है। तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू कब मिलती है, कब मिलती है, ये ग्रॉस वैल्यू थी 90,000, नेट वैल्यू 50,000 थी। ये हम ग्रॉस से 90 से 50 पे कैसे पहुंचेंगे, जब 40 कम करेंगे। और ये 40 क्या था, डेप्रिसिएशन। यहाँ पर माइनस हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन।
तो ग्रॉस वैल्यू से अगर हम डेप्रिसिएशन कम कर दें तो हम लोग नेट वैल्यू में आ जाएंगे, और अगर हम नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पर पहुँचे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, प्लस कर देना पड़ेगा। बताओ समझ में आया? समझ में आ गया सभी को? तो जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो ये सीधे यूज होंगे, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू। क्लियर? तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब लोग बढ़ते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछा है। तो 1 मिनट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हालांकि हमने टैक्सेशन सिस्टम नहीं पढ़ाया, लेकिन टैक्सेशन सिस्टम आगे पढ़ाएंगे, इसकी यहाँ पर ज़रूरत है, इसलिए आपको बता रहे हैं हल्का सा। NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं, फिर जब हम टैक्सेशन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है, लगाया किसी पर जाए, देना किसी को पड़े। तो जिस पर लगाया जाता है फाइनली उसे नहीं देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पार्ले जी का बिस्किट खाते हैं, तो पार्ले जी के बिस्किट पर टैक्स लगता है। तो टैक्स लगाया जाता है पार्ले जी की जो कंपनी है जो बिस्किट बनाती है, लेकिन बाद में उसे वसूल लिया जाता है कंज्यूमर से। क्यों? जब आप बिस्किट लेने जाते हैं 5 रुपए का पार्ले जी, उसमें लिखा रहता है MRP, और उसमें लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ लिखा है, और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, यानी उसमें जो टैक्स लिए जा रहे हैं वो हमसे लिए जा रहे हैं। पार्ले जी का बिस्किट होगा 4 रुपए का, 1 रुपये उसमें टैक्स भी होगा। तो वो हमने एक्चुअल में वो 4 रुपए का है, बट 1 रुपया हमने और दिया तो वो टैक्स है। तो क्लियर? तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो लगा किस पर था? कंपनी पर, लेकिन देना किसको पड़ रहा है? जो बिस्किट खा रहा है। क्लियर? आ गया समझ में? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया। अब नेट क्या है समझना ध्यान से, बहुत छोटे छोटे लाइन में हम आपको बताएंगे। पहले इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, जब टैक्स लगाया जाता है तो उसमें सरकार लगाती है ना, तो इनकम किसकी होती है? सरकार की। तो सरकार की इनकम होती है। क्लियर? गुड। तो इतना तो समझ में आ गया। अब देखो NIT, नेट। तो नेट पे क्या होता है? कितना आय हुआ और कितना खर्च हो गया, कितना आय हुआ और कितना खर्च हो गया, यही तो नेट होता है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स से इनकम हुआ सरकार का। इनडायरेक्ट टैक्स से क्या हुआ? इनकम हुआ, यानी ये सरकार की एक्चुअल में आय है, ये सरकार की आय है। अब सरकार ने क्या किया? जो टैक्स लगाया उससे जो इनकम हुई उससे कुछ पैसा सब्सिडी में बांट दिया, सब्सिडी दे दी। ठीक है? तो सब्सिडीज दे दी। ठीक है? तो इससे क्या हो गया? व्यय हो गया, व्यय। तो कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, उसका डिफरेंस ले लो, जो बच गया वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। बताओ समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ओके, बिल्कुल समझ में आया होगा, अच्छी बात है। तो अगर हम यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी को घटा देंगे। अगर हमें केवल इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो इसको सब्सिडी को उठा के इधर ले आओगे, तो ये क्या बन जाएगा? NIT प्लस सब्सिडीज बराबर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक फार्मूला बन जाएगा ना। तो इस तरीके के फार्मूले जब उठा के पूछ दिए जाते एग्जाम में,
तो हमारा वहाँ पर दिमाग ब्लॉक हो जाता है, हमें पता नहीं चल पाता ये है क्या। लेकिन अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, छोटे छोटे टर्म। अगर ये सोचो, अगर ये टर्म हमने ना सीखे होते तो हम आगे निश्चित इनकम का लेक्चर अगर आपको पढ़ाते तो आपको कुछ समझ नहीं आता, नींद आ जाती। और इकॉनमी को आप बदनाम करते, ये बहुत टफ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर वो आपको पता है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए, जो पढ़ा रहा है उसको अनुभव होना चाहिए कि पूछा क्या जाता है। हाँ, इकॉनमी सीखने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये वही चीज़ है ना कि अगर हमें फैक्टर नहीं पता है तो मैथ के बड़े बड़े सम्स हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वही चीज़ है यहाँ पर। तो निश्चित इनकम डायरेक्ट नहीं पढ़नी है, निश्चित इनकम पढ़ने के पहले ये होमवर्क करना पड़ेगा, फिर हम निश्चित इनकम पढ़ेंगे, फिर यूपीएससी के सवाल देखेंगे कि किस टाइप के आते हैं। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे और अगले लेक्चर में इसके आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।